पास में बोले तो अराउंड जनवरी फरवरी आपको ये वाले करना है। हाँ, प्रॉपर प्योर, हाँ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। जो मैं चैप्टर अभी बोल रही हूँ लिख लो इसको। एक तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, रिडोक्स रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मैंने ऑलरेडी वो करवा दी। मैम आपने तो करवाया नहीं, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दिया ना तुम्हें, और आपको मोल कंसेप्ट तुम्हें नहीं कराया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दिया, समझ लो तुम्हारा रिडोक्स हो गया। बेशक तुम पढ़ के देख लेना कभी टाइम मिले तो, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर है, एक हाइड्रोजन चैप्टर बहुत छोटू सा है, जब मैं 11th वालों को कराऊंगी तुम लोगों मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, 2 दिन में खत्म है वो चैप्टर, ठीक है। हालांकि रिकॉर्ड अभी पिछले साल पता नहीं कैसे 2 क्वेश्चन दे दिए एनटी वालों ने, उससे पहले क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था हाइड्रोजन वाले चैप्टर से, सुन रहे हो, एकदम से खेल गया एनटीए, पिछले साल 2 क्वेश्चन दे दिए थे 2023 में, ठीक है। तो जो मैं चैप्टर कौन कौन सा बोला, अभी मैंने सिर्फ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोला है। एक लिखो आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो आपका 12th का लास्ट चैप्टर है, लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और आप लिखो एक पॉलीमर। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो जनरली मैं हर साल बच्चों को बोलती हूँ सेल्फ स्टडी करके करने का। इसके वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे, नीरे यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे, 2-2 घंटे में चैप्टर निपटाने हैं ये तुम लोगों को। मतलब ये ऐसे वाले चैप्टर है, एनसीईआरटी पढ़ा खत्म, एनसीईआरटी पढ़ा पीवाईक्यू करा खत्म। ये 3 चैप्टर हमेशा मैं हर साल बच्चों को बोलती हूँ। मैम 4 चैप्टर हो गए ना? नहीं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो मैम आपने बोला हाइड्रोजन तुम्हें मैं ही करवाऊंगी, जब 11th वालों की बारी आएगी तुम्हें वहां पे बुला लूंगी मैं। ये जैसा भी होगा 2 दिन का ही चैप्टर है हाइड्रोजन वाला, ठीक है, और उसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा ये 3 है, लेकिन इसको अभी पढ़ना स्टार्ट मत करना, इसको पढ़ेंगे आप लोग जब मैं आपको बताऊंगी, मतलब अराउंड जनवरी या फरवरी में आप इनको स्टार्ट करना, क्योंकि रटने वाले चैप्टर हैं, बाद में करोगे तो लंबे टाइम तक रहेंगे, अभी करोगे तो फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहा है 5 मिनट बाद स्टार्ट करना, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, नहीं 5 मिनट बाद तो नहीं करूंगी, बस कर, ठीक है। तो फिर ये वाले जो चैप्टर हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि बेटा ये करने हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो तुम भी समझदार हो, लास्ट चैप्टर बेटा वो पॉलीमर, ठीक है। देखो तुम भी समझदार हो एंड मुझे भी पता है ये कि अभी अपन 12th का पोर्शन कर रहे हैं, है ना, और अपना 12th का बहुत सारा रहता है ना। अभी तो तुम्हारा स्कूल वाला ही कंप्लीट नहीं हो रहा, जो स्कूल में आने वाला है, बेसिकली 10 चैप्टर आने वाले। उसके बाद मैं तुम्हें पी ब्लॉक भी करवाऊंगी, सरफेस केमिस्ट्री भी कराऊंगी, सॉलिड स्टेट भी कराऊंगी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो मतलब 12th का सिलेबस तो है, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं ये नहीं मना कर रही कि मतलब 11th का मैं तुम्हें ट्राई करूंगी कि क्रैश कोर्स, अभी हमारा ड्रॉपर बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जब तुम्हारा सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें मैं वो ज्वाइन करवा दूंगी। वहां पे क्या हो रहा है, ड्रॉपर बैच चालू हो रहा है मंडे से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, तुम्हें ना साथ साथ मेरे 11th के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं बेटा, सुन रहे हो आप। बेशक टाइम निकालो, कैसे मर्जी निकालो, आधे घंटे का टाइम निकालो, बट निकाल लो, तुम्हें मेरे 11th के लेक्चर्स देखने हैं। अगर तुम्हें ज्यादा वो हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, तो मैं आपको बोल रही हूँ मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर छोड़ दो, एक क्वेश्चन आता है उसमें से, बस फालतू की मगजमारी है वो चैप्टर, और कुछ नहीं है। अगर वो चैप्टर बहुत ही खराब लगता है बच्चों को तो वो एक बात के लिए छोड़ दो। जो सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर है वो उसकी वीडियो लेक्चर्स देख लो मेरे। अब क्यों नॉर्मल स्पीड पे क्यों देखते हो? हाँ दीपक, मैं ये बोलूं कि मेरे 11th के लेक्चर्स देखते रहो साथ साथ। आप नॉर्मल उस पे स्पीड पे क्यों देख रहे हो? आप स्पीड बढ़ा दो ना, 1.5x की कर दो। कौन कौन से हाई वेटेज वाले चैप्टर देखो, और लिए तुम्हें पीरियोडिसिटी तो पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट, उसमें से फ्री के नंबर है, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जीओसी, हाइड्रोकार्बन। बस मेरे कहने पे ये 6 चैप्टर कर दो। 6 चैप्टर, यानी कि तुम लोगों ने अपने 40 से 40 नंबर बना लिए 11 से। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? ये पहले 6 चैप्टर अपने 6 चैप्टर कवर कर लो, क्योंकि ऐसे चैप्टर हैं जो समझने वाले हैं। एस ब्लॉक, अरे भाई रट्टे मारने वाले चैप्टर है ये एस ब्लॉक, इसकी तो तुम्हें मैं, मेरे 1 शॉट बने हुए पिछले साल के, वही दे दूंगी मैं, हैं। एस ब्लॉक के 6 चैप्टर ये ना, जीओसी, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोकार्बन से, और केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, और क्या बोलते हैं, एटम स्ट्रक्चर, एटम। क्या हुआ, ये कर लिए? मैं आपने बताया ना ये 6 चैप्टर 11th के जो 40। अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, और
जीओसी, हाइड्रोकार्बन, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, पहले ये 6 चैप्टर करो और मुझे कंफर्म करो यस मैम हमने आपके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, नीट के PYQs भी कर लिया। अरे मॉड्यूल को मत उठाना, 11th में जो मैं अपलोड करती हूँ मत उठाना, पहले अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाओ, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ और अपना नीट के PYQs लगाओ। और जब ये 6 चैप्टर हो जाएंगे ना तब मुझे बोलना कि मैम हमारे हो गए हैं, या अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी और मतलब ऐसा मान लो प्रियांशु को हो गए हैं तो मैं उसको प्रियांशु को ये बताऊंगी कि बेटा अब तेरे ये 6 चैप्टर हो गए, अब मैं उसको और टारगेट दूंगी। ये 6 चैप्टर जैसे मर्जी टाइम निकाल के पढ़ो, मुझे नहीं पता बट पढ़ो बेटा, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े चैप्टर हैं, समझ रहे हो? यस प्लीज फोकस करो। मैम जो आपके 11th की वीडियो है मतलब वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं है? क्योंकि मैंने आज ओपन किया ना तो क्रोम पे ही खुल रहा है, यूट्यूब पे नहीं खुल रहा था। नहीं अपलोडेड है वो यूट्यूब का, वो मैंने हाइपर लिंक डाला हुआ है। मैम कितने टाइम में ये चैप्टर कवर करने हैं वो आपके ऊपर है गायत्री, कितने टाइम में, जितना टाइम, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपको कितना टाइम फ्री मिलता है। 1 महीने में कर सकते हो, 1 या 1.5 महीने में? मैम 2 दे दो, 2 महीने। मैम 2 महीने। चलो 2 महीने, 2 महीने, लेकिन फिर वो ऐसे होने चाहिए चैप्टर की पूरा करके नोट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए और नीट के PYQs लगा के। अगर बिना सिर्फ मेरे थ्योरी देख के आप ये बोल रहे हो कि मैम हो गया, तो उसको मैं होना नहीं बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी बस मेरे लेक्चर। हाँ दीपक मैम नोट्स अगर 11 तो बनाए तो चैप्टर के तो नहीं बनाए तो बेटा मेरे को रहने दे, मत बोल, समझ नहीं आ रही कुछ भी, चैट बॉक्स में बोल दो, कुछ सुनाई नहीं दिया यहाँ से नोट पहले से बना रखे हैं तो? हाँ हाँ नोट्स पहले से बना रखे हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखो, अगर कोई नई चीज लगे तो उसमें ऐड करना है वरना हट में जाए, ठीक है? तो ऐसे आपको करना है। अगर सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर देख के बोल रहे हो मैम हो गया और खुश हो रहे हो, तो वो खुश होना नहीं होगा। खुश होना तब होगा मैम जब कितने लेक्चर आपके जो 11th के? वो बेटा देखना बेटा, मेरे को तो नहीं पता, अब भूल गई। रिपीट कर देना मैम मैंने देखे अच्छे है वैसे लेक्चर आपके 11th के। अच्छा अच्छे का तो पता नहीं है लेकिन लंबे बहुत है चैप्टर। अरे अभी तो बोला ना, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, पहले ये 6 चैप्टर कर लो, उसके बाद मैं टारगेट दूंगी। अभी अपना क्या चल रहा है, अभी अपना अगस्त चल रहा है, सितंबर तक कर लो, जैसे तैसे करो, कुछ भी करो, टाइम निकालो, सुबह उठो, बस ये साथ साथ करते जाओ, ज्यादा बर्डन नहीं लेना। डेली की कितनी वीडियो, 2 वीडियो देख सकते हो या 1-1.5 वीडियो देख सकते हो ना, कर लो। और कुछ तो ऐसे हैं जो जैसे स्ट्रक्चर हो, नहीं स्ट्रक्चर तो नहीं है, जैसे सबसे पहले आप पीरियोडिसिटी खत्म करो, छोटा चैप्टर है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, 5 लेक्चर का चैप्टर मैंने बनाया हुआ है, फटाफट कर लो। और वो चैप्टर आपको देखने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो बच्चा 11th का है तो मुझे थोड़ा स्लो कराना पड़ रहा है। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद फील होगा मैम ने बहुत स्लो पढ़ाया हुआ है। मैम हाँ वैसे चैप्टर हमने पहले ही कर रखे हैं मैम, वन शॉट देख लें। अगर पहले किए हुए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख लो। अगर मान लो जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं, अरे क्या बकवास है मैम बहुत है कॉन्फिडेंस तो वन शॉट नहीं बना हुआ है मेरा, वैसे कहीं और से मिले तो देख सकते हो। अगर मान लो कॉन्फिडेंस नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता है, तो फिर आप पूरा देखें, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं फिर, ठीक है? मैम केमिकल बॉन्डिंग तक के तो जैसे नीट के PYQs कर रखे हैं तो मैम मतलब उसे दोबारा से कर ले लेक्चर? ना ना ना, अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो उसको मत करो, जिन्होंने नहीं किया मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हाँ आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने मान लो PYQs भी लगा लिए हैं चैप्टर के, तो आप, मैंने मॉड्यूल अपलोड किए होंगे 11th वाले ड्राइव वाले, उसमें 11th वाले फोल्डर में, तो आप वो ट्राई करो। अगर आपसे वो रहे इसका मतलब आपने इस चैप्टर पढ़ रखा है, अगर वो नहीं हो रहा है मतलब अभी कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है? मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने हैं? एनसीईआरटी के नहीं कर रखे आप लोगों ने? कर रहे हैं। वो बहुत पहले कर दिया मैम, बहुत पहले मैम पर 11th में कर। अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने तो वो सिर्फ इनऑर्गेनिक के कर सफिशिएंट है। ओके मैम। इनऑर्गेनिक में तो थ्योरी है। हाँ तो उसके कर लो एनसीईआरटी के। चलो हम स्टार्ट करें अभी। यस बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं आज स्टार्ट कर, हमारा हेलोजन एल्केन्स में ही आता है। हाँ 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 ठीक है, तुम टेंशन ना लो, तुम अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे, बेशक मैं कुछ भी लिखूं, ठीक है? ओके क्योंकि आप
कुछ नहीं, चलो छोड़ो। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बेसिक चीजों के बारे में कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, इसको आप हेलो एल्केन्स भी बोल सकते हो, हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब मैम एल्काइल का मतलब कोई आर ग्रुप होगा बच्चे, जिसमें हाइड्रोजन एक निकले। हैलाइड का मतलब क्या होगा, आपका हेलोजन होगा। मैंने इसको Halogen. एक्स से डिनोट करके, वेदर इट इज फ्लोरीन, वेदर इट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे ही हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है, आपके पास एल्केन होने वाला है और हेलोजन होगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं RX टाइप के कंपाउंड्स, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड, और यू कैन Single आल्सो से bond हेलो एल्केन बोल सकती हूँ मैं। यानी कि जो यहाँ पे हेलोजन जुड़ा है वो कौन से वाले कार्बन से बॉन्डेड है बच्चे, sp3 कार्बन से बॉन्डेड है, sp3. हाँ या ना। इसको आप हेलो एल्केन बोलोगे या आप एल्काइल हैलाइड बोलोगे, बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, ये है आपकी पहली चीज। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपके बेसिकली ना, इनको आप ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनो हेलोजन का मतलब क्या है, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक से मतलब है, हेलोजन से मतलब हेलोजन का है। तो बेसिकली ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स में आपके 3 कैटेगरी आते हैं। एक तो एल्काइल हैलाइड आता है जो भी मैंने बताया है, एक विनाइल हैलाइड आता है, और एक आपका आता है एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आता है, विनाइल हैलाइड आता है, एराइल हैलाइड। अब मैम ये क्या क्या है, 1 बाय 1 चलो। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लेती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे एल्काइल हैलाइड की, तो एल्काइल हैलाइड के हम इसमें 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रही हूँ आज चैप्टर का, मेरा मोटो वैसे कुछ और है आज कराने का, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, उस पे हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है। बट ये सिंपल चीजें देख लो क्योंकि आगे काम आएंगे, फिर हमें ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 23 स्टूडेंट्स हैं, बड़ी पूरी बात है। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन से होंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं, RCHHX, ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। मतलब जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है, आपको वो देखना है कि वो कैसा कार्बन है। देख पा रहे हो इधर, हेलोजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चे, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। RH और एल्काइल कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको मैं किसमें कैटेगराइज करूंगी, प्राइमरी वाले में करूंगी। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप है, एक ये है, एक ये है। अब जो हेलोजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी में आ रहा है। अब ये वाला देखो, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक और एल्काइल ग्रुप लगा देती हूँ, R डबल डैश से दिखा रही हूँ। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, वो कौन से डिग्री का हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड टर्शियरी डिग्री का हो जाएगा। ये आपका है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बस इसमें बेसिक इतना ही आपको आना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन तो आगे की बात है। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है बच्चे एलाइल हैलाइड। आपको ना एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, पहले पढ़ लो, अगर पहले ही बता दिया ना तो ज्यादा ही खुश हो जाओगे। खुश मैं बाद में करूंगी आपको। एलाइलिक हैलाइड या एलाइल हैलाइड बोलते हैं। एलाइल हैलाइड क्या होता है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2X, देख पा रहे हो बच्चों क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे एलाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यानी कि जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डेफिनेशन नहीं लिखनी है ऑर्गेनिक में, सिर्फ आपको दिखेगा, मैं कहीं भी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं कंसेप्ट्स की बात करूंगी। डेफिनेशन तो बुक में से मिल जाएगी, समझ रहे हो। जो आपका हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 है, और वो किसके बाद लगा हुआ है, नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, और पूरा क्या है ये बच्चों, एलाइल हैलाइड है। क्या है, एलाइल हैलाइड है। ठीक है, अच्छा, एरोमेटिक सिस्टम में भी आप एलाइल हैलाइड की बात कर सकते हो। इधर देखो,
जैसे ये वाला सिस्टम है मान लो तुम्हारा रिंग वाले सिस्टम में, देखना एक बार यहाँ पे क्या है, ये कार्बन डबल दिख रहा है सबको, दिस इज योर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और उस पे हेलोजन है, तब आप बोलोगे ये क्या है, एलाइल हैलाइड है, या आप इसको बोलोगे ये वाला कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। अब तुम्हें खुशी की बात ये बताऊं, जो आपका नीट 2023 का पेपर आया था उसमें दूसरा क्वेश्चन ये था, आपको 4 कंपाउंड्स बना के दिए थे और पूछा था बताओ इनमें से एलाइलिक हैलाइड कौन सा है। इस मैम देखा था, ये देखना अभी तो हमने ऑर्गेनिक चालू ही नहीं किया और क्वेश्चन देखो कैसा पूछा था इस बार, ठीक है। हालांकि ऑर्गेनिक का लेवल बढ़ाया था उन्होंने, स्टार्टिंग में तो इजी पूछ लिए 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद लेवल बढ़ता गया ऑर्गेनिक का। तो मतलब कहने का मतलब है 4 नंबर तुम आसानी से ले सकते थे अगर सिंपल किसी बच्चे को ये पता था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आती है बेंजाइलिक हैलाइड। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना बच्चों को पता ही नहीं होता, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेते और यही नहीं पता होता मैम ये चीजें हैं क्या। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या होता है अपना sp2, sp2 है sp3 है, जल्दी बताओ। sp2 मैम sp3 है। sp3 है। मैंने लिख दिया sp2 और मान लिया sp3 sp, ठीक है। तो बेसिकली इधर देखो ये आपका बेंजाइलिक कार्बन होता है और यहाँ पे क्योंकि मैंने हेलोजन लिया इसलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, बेंजाइलिक हैलाइड बोलती हूँ। समझ गए आप, बोलो। yes उसके बाद एक आता है विनाइल हैलाइड। बच्चों को ना विनाइल और हैलाइड में भाई बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होती है, बस आज के बाद नहीं होनी चाहिए। विनाइल हैलाइड में क्या होता है, जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो बच्चों क्या होता है, sp2 होता है, ये याद रखना। डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच आपका हेलोजन होता है, जबकि एलाइलिक में क्या था, डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन था। इसमें एलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वही क्या है आपका विनाइलिक कार्बन है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, विनाइलिक कार्बन, हाँ ये ना, बोलो। yes ठीक है, ओके। जैसे अगर मान लो मैं आपको ये देती हूँ, एक आपके पास ये है, मुझे ये बताना ये विनाइलिक है या एलाइलिक है, vinylic वो भी विनाइलिक एलाइलिक एलाइलिक कौन बोला भाई, लुबना क्यों एलाइलिक क्यों है बेटा, मैम मैंने नहीं कहा, मैंने मैम बिना मैंने बोला। अच्छा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही अटैच है ना, अगर ये देखो ये, अच्छा देखो सुंदर ये वाला एलाइलिक है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना। एलाइलिक में हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो sp3 होता है, विनाइलिक में हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो आपका क्या होता है, sp2 होता है। तो ये भी दीपक का ना कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्या, हम दीपक का लीव हो गया, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेगा। एराइल हैलाइड क्या होते हैं हम, एराइल हैलाइड देखो, ये देखो इसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो क्या होता है आपका sp, ये एराइल इस एरोमेटिक रिंग को बोला गया बेसिकली एराइल, ठीक है। जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे इनके अलग अलग नाम पढ़ेंगे, है ना, इसको एराइल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेंजाइलिक क्या होता है ना, ये देखो ना साइड चेन है, ये डायरेक्ट रिंग से नहीं अटैच है हेलोजन। ये अराइलिक में मैम डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो विनाइलिक तो हाँ बोलो। मैम अराइलिक में मैम तो हमारा डबल बॉन्ड है उससे कनेक्ट है, तो मैम इसे विनाइलिक तो कह सकते हैं। नहीं इसको एराइल बोलेंगे क्योंकि एरोमेटिक रिंग है बेटा, विनाइल मत बोल दियो इसको, अगर इसको मैम एराइल, इसका aromatic नहीं नाम है तो कहेंगे विनाइलिक। इसका नहीं अरे इसका नाम ही एराइल हैलाइड है, इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हो बेटा। नहीं मैम, जैसे अगर एरोमेटिक नहीं होगा तो हाँ एरोमेटिक नहीं होगा तो फिर ये वाला सिस्टम बन जाएगा ना। ओके मैम। अगर आप एरोमेटिक, अब इसको तो नहीं थोड़ी ना बोल सकते हो ये एरोमेटिक है या एराइल है। एराइल तो आपकी बेंजीन रिंग को बेसिकली बेंजीन रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है ना, तो उसको नाम एराइल बोल देते हैं, ठीक है। ओके ठीक है जी। अच्छा उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल है, थोड़ा सा देख लो इसमें
वैसे इस पे आऊंगी मैं आने वाली क्लासेस में। ये देखो आपको पता ही है एल्काइल हैलाइड क्या होता है। अपन ले लेते हैं सपोज CH3X ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लूं, बना सकती हो ना। बेसिकली जो ये CX बेसिकली बॉन्ड है बच्चों, ये क्या है आपका पोलर बॉन्ड है। एग्री करते हो? बताओ एग्री करते हो या नहीं? CX बॉन्ड polar पोलर bond बॉन्ड है। अरे पोलर बॉन्ड क्यों बोलते हैं हम? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, हेलोजन है ना ये, एक्स हेलोजन मान के चल रहे हैं। यस मैम। हेलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? पोलर ही तो है, पोलैरिटी तो डेवलप हो गई है। यानी कि अगर मान लो जो भी रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी, इस CX बॉन्ड को ब्रेक करवा के तो होंगी। मान लो सपोज कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या करेगा, ये तो बाहर भागेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आते ही ये होगा। यानी कि ये जो कार्बन है रिएक्शंस में ये कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? कल वाली क्लास में पता चल जाएगा, ये टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये बेसिक था जो आपको ध्यान रखना है। आज बेसिकली मुझे आपको मेन जो कराना था, हालांकि वो मैं GOC में भी करा सकती थी, कुछ टीचर्स GOC में भी कराते हैं वो GOC का पार्ट में, बट मैं चाहती थी उसको आज वाली क्लास में कराऊं, क्योंकि जब हमारी कल क्लास होगी तो वो दोबारा चीजें आएंगी, ठीक है। तो नया नया फ्रेश याद रहेगा तो ज्यादा अच्छे से होगा। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दिया था, है ना, ठीक है। तो आपको जितने भी ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स मिलेंगे ना, वो या तो आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ध्यान से देखना, या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। या तो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, जिसका नेटवर्क इशू नहीं है क्लास में बने रहो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल दीपक बस थोड़ा सा ही कराया है, मेन तो अभी करा रही हूँ, उसकी तुम रिकॉर्डिंग भी देख लोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं भी देखोगे तो नोट्स से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें ऑर्गेनिक में जो रिएजेंट्स देखने को मिलेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैम ये आपने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, क्या मैंने तुम सबको ये बता दिए थे? यस मैम। लेकिन अगर तुमने असाइनमेंट में क्वेश्चन देखे होंगे, बेटा छोड़ने को तो 2 पेज छोड़ दे, वो भी एक भी आ जाएगा, एक छोड़ दे या एक पेज छोड़ दे बस, ठीक है। अच्छा क्या बोल रही थी मैं, हाँ, लेकिन अगर तुमने असाइनमेंट के जैसे मनीषा कह रही थी मैम ये तो पता चल गया न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, बट बेसिक का कैसे बताएंगे? मतलब बेसिकली ना न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बेस का मतलब भी क्या होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। तो हम कैसे डिफाइन बताएंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह बिहेव कर रहा है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यानी कि सबसे पहले आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है और बेसिसिटी क्या होती है। बच्चों को यही नहीं पता होता, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है और बेसिसिटी क्या होती है। आज के लेक्चर के बाद आई प्रॉमिस कि आप कभी नहीं भूलोगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिसिटी। देखो एसिड बेस रिएक्शन सबने सुनी है? यस मैम। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, बेस जो है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके चला जाता है, इसी को तो आप बोलते हो एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। मान लो आपके पास ये है और यहाँ पे कोई भी मैंने एसिड ले लिया है, मान लो अगर ये इस H पे अटैक करेगा और इस A को बाहर निकालेगा, A कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, BH प्लस A नेगेटिव होगा। यानी कि इस स्पीसीज ने क्या किया है, किस पे अटैक किया है, इस प्रोटॉन पे अटैक किया, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया है। तो जो स्पीसीज प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है वो क्या कहलाती है बच्चों, बेस कहलाती है। क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, समझे? अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है मैम? अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल बोलो या न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलो, न्यूक्लियोफाइल बोलो तो ज्यादा सही रहेगा एक बार के लिए। मान लो यहाँ पे मैंने ये लिया है और तुम्हारे यहाँ पे है ये, अब ये क्या कर रहा है, ये जैसे ही बाहर निकलेगा, ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है जो बाहर निकलेगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे।
तो जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पीछे से आके इस पे अटैक मारेगा। अब मैम पीछे से क्यों आया, आगे से नहीं आएगा, ये सारी बातें कल करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, आर एच एच और पी, यही बनेगा। यानी कि इस स्पीसीज ने अब किस पे अटैक किया बच्चों, जल्दी बताओ मुझे। आर पे, एक्स पे, एक्स भाई तुम लोगों को नहीं दिख रहा है किस पे मैम अटैक कार्बन पे यार देख तो लो ध्यान से, कार्बन पे अटैक किया है। पहले वाले केस में इसने एच को एब्स्ट्रैक्ट किया, दूसरे केस में कार्बन पे। तो ध्यान रखना, जो स्पीसीज प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे उसको आप बेस बोलोगे, और जो कार्बन पे अटैक करके नया बॉन्ड बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नॉट न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल बोल दो इसको, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। समझे? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कार्बन पे अटैक करते हैं, जबकि जो अच्छे बेस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है मैम, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बेसिक, एक मिनट कौन आया, अच्छा मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बेस की तरह बिहेव कर रहा है और कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, बात है ना ये वाली भी, बताओ कौन। मैम आपने ये तो बता दिया कि बेस का मतलब है वो, अगर मान लो कोई स्पीसीज है, अगर वो अच्छा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो वो एच को ले लेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो मैम वो कार्बन पे अटैक कर देगा। बट हम बताएंगे कैसे, कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। तो अब हम वो देखते हैं कि आप कैसे कैसे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल मैम बेस, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा ज्यादातर उस पे अटैक करेंगे ना वो। प्लस चार्ज किस पे, जैसे मैम कार्बन पे प्लस चार्ज आया तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हाइड्रोजन पाए में नहीं ऐसे नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं होता बेटा। बस अभी मैंने देखो तुम्हें ये बताया है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा, और अच्छा न्यूक्लियो, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए दिया। एक रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन दोनों होंगे, फिर कैसे डिसाइड करोगे कि वो कार्बन पर अटैक करेगा। मान लो उसने हाइड्रोजन निकाल के एलिमिनेशन रिएक्शन कर दी, फिर क्या करोगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन बेस होगा। अच्छा, तो अब हम वही समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शुरू करें, चलो सबसे पहले लिखो, ए स्पीसीज विद अ नेगेटिव चार्ज, ए स्पीसीज with a negative charge is a strong nucleophile और base, लिख सकते हो strong nucleophile और base। then a similar neutral species। और आपको अब भी पता क्या लगेगा मैम, ये आप बता तो चुकी हो हमें। जैसे आपके पास OH नेगेटिव है और आपके पास एक वाटर है, अब तुम खुद बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल या कौन अच्छा बेस। देने में दोनों, देखो इलेक्ट्रॉन तो दोनों ऑक्सीजन से ही जाने वाले हैं ना, ऑक्सीजन ही डोनेट करने वाले, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं या बेस की बात करूं। लेकिन कौन अच्छा होगा मैम, OH अच्छा बेस होगा और OH बेस होगा मैम अच्छा। न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस होगा देन न्यूट्रल वाली स्पीसीज को। याद करो, ये मैंने तुम्हें शायद जो क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट वाली क्लास में, जिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, मैंने कहा था उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, वो ज्यादा कैपेबल है डोनेशन के लिए। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे भी बोली, बस अब मैं क्या कर रही हूँ, वो समरी वाइज लिखवा रही हूँ, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, जैसे मान लो NH2 है नेगेटिव और एक अमोनिया है, तो कौन अच्छा होगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो दिस इज योर पहला वाला पॉइंट, मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा ये। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं हम। इफ द न्यूक्लियोफिल, लिखो लिखो लिखो, इफ द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। इफ द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ टू और मोर स्पीसीज इज सेम, टू और मोर स्पीसीज इज सेम, then nucleophilicity is parallel to basicity या directly related to basicity। मैं लिख रही हूँ parallel to basicity।
मैम इसका मतलब क्या है, लेट्स सी, देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक है मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल CH3O नेगेटिव, एक है मेरे पास ये, एक है मेरे पास CH3CO नेगेटिव, और एक है मेरे पास पानी। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं इसमें देने वाला प्राणी कौन है, आप कहोगे मैम देने वाले तो सब में O ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। डोनेशन के लिए डोनर एटम कौन है इन सब में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। बेटा वॉइस तो मेरी साइड से तो सही आ रही है, आई थिंक आपकी साइड से नेटवर्क इशू है, सब में ऑक्सीजन है। तो बच्चे जब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, सेम है, तो वहां पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वही बेसिसिटी का भी ऑर्डर होता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल दिया? अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम है, सब में क्या O नेगेटिव है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। और तुम मुझे बताओगे इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन सा है? मैम ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और लास्ट वाला। वाटर एम्फोटेरिक है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज में चला जाएगा, इस वजह से कम है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे CH3 है विच इज योर एल्काइल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो बेसिसिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे आता है OH। तो अगर आपसे कोई पूछे बेसिसिटी का ऑर्डर तो भी यही रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछे तो भी यही रहेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैम लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में चले, लिखो एक बार बेटा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल लिखो। बेटा सेकंड पॉइंट में पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, क्योंकि ये नहीं पता तो तभी आप बोल रहे हो शायद एक्सप्लेन करो। इतनी देर वेट नहीं कर सकती मैं। एक आपके पास ये है, इसके पास ये है, अब तुम खुद बताओ बेस अच्छा कौन सा है? इसका प्लस साइड इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मैंने कहा था प्लस साइड इफेक्ट बेसिकली ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी, है ना। और CH3CO नेगेटिव में क्या है बच्चों, ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो इतने अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो ये पीछे आ जाएगा। और जो आपका पानी है वो तो वैसे ही एम्फोटेरिक है, वो तो लीस्ट बेसिक होगा, या आप ऐसे भी बोल सकते थे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा अच्छे बेस होंगे न्यूट्रल वाली स्पीसीज पे। गेटिंग? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होगा बच्चे पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल टू बेसिसिटी। मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। जैसे आपके पास है NH2 नेगेटिव, आपके पास है OH नेगेटिव, और एक है F नेगेटिव। एक बार इसको देखो, मैं और लिख रही हूँ, एक है अमोनिया और एक है वाटर, और एक है तुम्हारे पास ये है सपोज फॉस्फोरस, और ये है तुम्हारे पास सल्फर। ठीक है, अब बेटा लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट क्या होता है तुम मुझे बताओगे थोड़ा? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, हाँ या ना? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस है वो अपनी साइड होल्ड करके रखेगा, तो जो डोनेशन की पावर है, जो डोनेशन की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो यानी कि नाइट्रोजन सबसे अच्छा होगा बेस, और फिर OH नेगेटिव, फिर H नेगेटिव। तो जो न्यूक्लियस जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही सेम क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, जब मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट टू राइट। और ऐसे ही इसमें ये होगा, ध्यान से देखो, क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। उसके बाद उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, स्टीरिक इफेक्ट ऑन स्टीरिक। इसको मैं एक मिनट को नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। हाँ लिखो, फोर्थ पॉइंट है ये, स्टीरिक इफेक्ट ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टीरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ध्यान से देखना, मैं जो बना के दिखा रही हूँ आपको, ये देखो,
यहाँ पे है तुम्हारा एक तो CH3O नेगेटिव है बच्चों, एक है तुम्हारे पास CH3 2CHO नेगेटिव, और एक है तुम्हारे पास CH3 3CO नेगेटिव। समझ रहे हो? पहले में CH3 है, दूसरे में एक कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तीसरे में 3 है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। अब बच्चे थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वाला जो न्यूक्लियो जो ये है, ये बल्कि है। बल्कि का मतलब समझ तो बड़ा है। मान लो ये आपके पास ये है, कार्बन है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज कुछ भी मान लो। अब ये बंदा जब अटैक करने आएगा, इसके पास इतने बड़े बड़े ग्रुप है, क्या ये इनके साथ स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं करेगा? हाँ या ना? जैसे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने आया और इस कार्बन पे अटैक किया, तो इसके पास इतने बड़े बड़े ग्रुप है भैया, ये आएगा तो यहाँ पे तो बहुत तगड़ी वाली स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। तो यानी कि अगर बल्कीनेस ज्यादा है, अगर बल्कीनेस ज्यादा है तो क्या होगी? उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है किस पे? साइज पे डिपेंड कर रही है। जितना बड़ा साइज होगा, या अगर केमिस्ट्री के टर्म में जितना बल्कि होगा आपका न्यूक्लियोफाइल, उतनी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ या ना? लेकिन अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं बच्चे, बेसिसिटी की बात करूं, तो बेसिसिटी नथिंग टू, लिखो सारे, नथिंग टू डू विद स्टीरिक इफेक्ट। इसको लेना देना नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस से, इसको लेना देना नहीं है। इसको तो बेसिसिटी में क्या होता है? बेसिकली बेस को, हाइड्रोजन को पकड़ के लाना है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतने ही आसानी से वो हाइड्रोजन को पकड़ के लेके आएगा। हाँ या ना? यस मैम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इसमें दिख रही होगी, क्योंकि 3 मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑक्सीजन पे। तो यानी कि अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी बच्चों? इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और फिर फर्स्ट वाले की। तो यानी कि अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के स्टीरिक सेंसिटिव है, मतलब उसको फर्क पड़ता है कि अगर कोई बल्कि न्यूक्लियोफाइल है भैया, वो कार्बन के पास जाने से घबराएगा। आने वाली जो अपनी 4-5 क्लासेस है वो इसी पे ही होंगी सारी, अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेसिसिटी को स्टीरिक हिंड्रेंस से नहीं करना है, उसको सिर्फ मतलब है, क्या लिखूं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैटर्स। उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो भैया वो बेस की तरह काम करेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मैम ये आपने स्टेरिक के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे? स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके मैम। समझे मेरी बात सारे? तो मैंने कितने पॉइंट लिखवाए? जल्दी से रिवाइज करो एक बार। मैंने लिखवाया कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है और सिमिलर आपका न्यूट्रल स्पीसीज है, तो नेगेटिव चार्ज वाला जो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस होगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज मतलब सेम है, बेसिकली देने वाला बंदा सेम है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों ही कम होगी, मतलब दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। जबकि अगर मैं स्टीरिक इफेक्ट का देखूं, तो स्टीरिक इफेक्ट में क्या है बच्चों? इसमें क्या है? अगर ज्यादा बल्कि होगा न्यूक्लियोफाइल तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। जबकि बेसिसिटी में क्या है? उसको लेना देना नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस से, उसको लेना देना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसके चारों तरफ, तो वो हाइड्रोजन को फटाफट से पकड़ के लेके आ जाए। हाँ या ना? यस मैम। मैं एक बात बताओ, चलो और एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद आता है फिफ्थ, डाउन द ग्रुप क्या होगा मैम? लेफ्ट टू राइट तो आपने बता दिया था, डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी, ध्यान से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल बता रही हूँ इसमें, आपके पास एक क्लोरीन है बच्चों, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए। अब मैम हाउ ये आपने कैसे किया? प्लीज एक्सप्लेन। आयोडीन नेगेटिव, फजांस रूल पढ़ा है? जितना ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा, उतना ज्यादा वो पोलराइजेबल होगा। यस मैम। तो एक बात बताओ,
एक बात बताओ, इधर देखना एक बार, मान लो ये CX है, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रही हूँ आप लोगों का क्योंकि अब GOC पढ़ चुके हो, ठीक है। ये आपके पास, मान लो आपके पास है, सपोज यहाँ पे H लगा हुआ है, एक तो ये है बच्चों, नहीं 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 अभी उसकी बात नहीं आ रही अर्पिता, अभी लिविंग ग्रुप की बात नहीं कर रही। हाँ ये अच्छा लिविंग ग्रुप है बट अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही बेटा, है ना। ओके जैसे ये है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये X कुछ भी अभी मैं ध्यान नहीं दे रही, एक आपके पास I नेगेटिव है बच्चे, एक आपके पास F नेगेटिव है। अब हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों की बात करें, न्यूक्लियोफाइल का मतलब वो कार्बन पे जाएगा, इतना तो क्लियर है ना तुम्हें। पहले वाले केस में आयोडीन जाएगा अटैक मारने, इसमें जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, अभी मैं कुछ रिएक्शन नहीं करा रही। एक बात देखो बच्चे, CX ये सिग्मा बॉन्ड है, इसका सिग्मा स्टार पीछे होगा, ऐसे इसका भी सिग्मा स्टार पीछे होगा, यहीं पे F नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा और ऊपर वाले में आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। इतना क्लियर है तुम लोगों को, है ना। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा तभी तो बॉन्ड टूटता है, याद करो बताया था मैंने आप लोगों को। तो तुम Yes, ma'am. बच्चे, जो ये आयोडीन है ये ज्यादा पोलराइजेबल है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो बड़ा है और फ्लोरीन का छोटू है, हाँ या ना। इसको इसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए इसके कार्बन के न्यूक्लियस के पास आना पड़ेगा, जबकि क्या है जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, लूजली हेल्ड है। मानते हो ना, अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं होंगे, आयोडीन के न्यूक्लियस से कम होंगे एज कंपेयर टू F नेगेटिव। क्या मैं नई बातें बता रही हूँ, ये पहले से पता है तुम लोग, No, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये ज्यादा पोलराइजेबल है, तो ये दूर से भी इसके साथ क्या करेगा, ये छोटा तो इसको पास आना पड़ेगा बॉन्डिंग के लिए, जबकि ये क्या साइज में बड़ा है तो भैया दूर से भी क्या कर लेगा, वो ओवरलैपिंग कर लेगा, क्योंकि साइज में बड़ा है, उसका डिस्टोर्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा वो पोलराइजेबल है, हाँ या ना। और अगर ज्यादा पोलराइजेबल है तो जल्दी से इसके साथ ओवरलैप करेगा कार्बन की इस ऑर्बिटल के साथ, तो जितनी जल्दी ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा तो मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। यस मैम। तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, लिख दूं, क्योंकि ये तुम आज समझा, आज मैं तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ताकि तुम जब मतलब तुम लोग रट्टा ना मारो कि मैम कि कैसे आपने बोल दिया कि आयोडीन की ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि I नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो क्या होता है, बहुत लूजली बाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टाइटली बाउंड नहीं होते हैं न्यूक्लियस से, तो वो क्या है, इजिली क्या हो सकता है वो, इसी वजह से तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्ट हो रहा है, ज्यादा वो पोलराइजेबल है। अगर ज्यादा पोलराइजेबल है तो भैया दूर से ही ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी रखता है। फ्लोरीन का छोटा तो उसको पास जाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको, क्लियर है। यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसे बच्चे कौन से हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैम आयोडीन का साइज तो बड़ा है, वो तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जल्दी बताओ। ये सवाल किस किस के जहन में आया कि मैम आयोडीन का साइज तो बड़ा है, वो तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। साक्षी तुम्हारा आया? यस मैम, क्योंकि मैम इसमें बल्कीनेस ज्यादा हो जाएगी तो फिर। वेरी गुड, आना चाहिए था ये सवाल। अब लिखो एक लाइन, स्टीरिक हिंड्रेंस does not originate, ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं बोल रही हूँ, मतलब बुक में तो मिलेगा बट क्लेडन मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें से मिलेगा, ये तुम्हें ऐसे छोटी मोटी बुक से नहीं मिलेगा ये टॉपिक, ध्यान से सुनना। स्टीरिक हिंड्रेंस डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल एटम, कभी भी सिंगल एटम से स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं आती है, पूरे ग्रुप से स्टीरिक हिंड्रेंस आती है। क्लियर हो गया साक्षी? अब मैम मतलब अगर ये कार्बन से बॉन्डेड होगा आयोडीन, अगर मैम 3 आयोडीन बॉन्डेड होंगे तो मैम उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी? बेटा 3 कैसे हो सकते हैं, 3 कैसे हो सकते हैं, ये तो बेचारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके मैम। तुम किस चीज को किससे जोड़ दे तो पता नहीं चलता। मैं यहाँ पे एक बात करूं, I नेगेटिव अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि मैम स्टीरिक हिंड्रेंस करेगा क्या, तो नहीं करेगा। स्टीरिक हिंड्रेंस हमेशा ग्रुप से आती है, ये देखो जैसे कि ये दिख रहा है आपको, इसको आप बोलोगे बल्कि I नेगेटिव बेचारा ये अकेला क्या उखाड़ लेगा, है ना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 6th पॉइंट लिखो। When the atom
व्हेन द एटम, लिखो लिखो, बॉन्डेड टू द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑल्सो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अच्छा पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, ऑल्सो हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लो तुम्हारे पास ये है, देख पा रहे हो, जो देने वाले हैं, जो बेसिकली डोनेट करने वाले हैं, उनके साथ वाले देखो, के साथ जो एटम है उनके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। ऐसे नाइट्रोजन के साथ वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हाँ ये ना, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक है तुम्हारे पास RnH2OH और एक है तुम्हारे पास ROH। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ भाई किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे? पहले वाले की। नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको वैसे इसका एक नाम भी है, आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, इसको बोलते हैं अल्फा इफेक्ट, बट आपको नहीं जाना इतना, सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए ध्यान है, इवन ये भी नीट में नहीं आता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस नाइट्रोजन की वजह से इस ऑक्सीजन की क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बढ़ गई। हालांकि जब आप एडवांस, मान लो अभी अगर आप जेई के होते बच्चे, एडवांस लेवल पे आते हैं, इससे ना क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिकली नेमिंग रिएक्शन होती है ना, वहां पे अल्फा इफेक्ट यूज होता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट करके एक रिएक्शन होती है, वहां पे यूज होता है, बट इतना नहीं जाना आपको, है ना। तो इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है जी, चलो ओके। उसके बाद आता है बच्चे इफेक्ट ऑफ, लिखो, सोलवेंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। कहाँ गया मेरा मार्कर, एक सेकंड, लिखो, सोलवेंट इफेक्ट ऑन, असली ऑर्गेनिक तो अभी आप लोगों के आगे आएगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब यहाँ पे ना बहुत ही मजेदार कंसेप्ट आने वाला है, ध्यान से सुनना। एक होता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है बच्चों आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक काम करो, नीचे लिख देती हूँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या सबने सुना हुआ है इसका नाम? मैम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? नहीं सुना। पोलर का तो सुना है, पोलर का पोलैरिटी कभी डेवलप होती है जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। प्रोटिक का मतलब क्या होता है, अगर आपके मान लो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सपोज OH है या NH है, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको हम प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर OH NH जैसे कोई ग्रुप नहीं है तो उसको हम पोलर एप्रोटिक में शामिल करते हैं। अभी मैं बताऊंगी। तो बच्चे एक बात देखना, अगर मैं बात करूं F नेगेटिव, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, Br नेगेटिव और आपका I नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे अल्कोहल ले लेती हूँ सपोज, इधर देखना, ये आपका F नेगेटिव है, ध्यान से देखना जो मैं बना रही हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैम क्या बताना चाहती है। बेसिकली बच्चे, अगर मान लो तुम्हारे पास ये फ्लोराइड आयन है, ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल है ये, है ना, आप इसको किसी ऐसे सोलवेंट में डाल रहे हो जो क्या है बच्चे, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, तो वो क्या करेगा, ध्यान से सुन लो, वो क्या करेगा, क्या फ्लोरीन को वो चारों तरफ से घेर लेगा? मैम क्लोरीन को भी तो घेर सकता है, मैम ब्रोमीन को भी तो घेर सकता है, मैम I नेगेटिव को भी तो घेर सकता है, लेकिन तुम्हें पता है जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने दिखाई है वो किनके साथ होती है, जो साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और छोटे होते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हो कि F नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे पोलर प्रोटिक सोलवेंट में, तो भैया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या किया, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है, हाँ या ना?
तो इससे क्या होगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर आप इसको बाहर निकालोगे भैया तगड़ी वाली एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी तो नहीं आप दे पाओगे। तो यानी कि इससे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई F नेगेटिव की। और अगर मैं ध्यान से सुन लो, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में मैं ऑर्डर लगाऊं न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो I नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस मैम। मैम पहले भी तो आपने ये बताया था, ये रहा कहाँ गया ये वाला, कोई बात। जनरल हम यही रखते हैं कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है और बेसिसिटी घटती है। ध्यान रखना, अगर मैं इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर लगाती तो बेसिसिटी का ऑर्डर बच्चे ये आता, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। पता है क्यों? फ्लोरीन साइज में छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके चारों तरफ घिरी रहेगी, साइज छोटा होने की वजह से कंसंट्रेटेड रहेगी उतने छोटे वाले एरिया में, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को झपटा मार के ले आएगा। क्लियर? चलो हाँ, तो इसमें मैं ये बात करी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं होगी आपने ये साइन बना था कहाँ पे, ये राइट साइड, ये राइट साइड को। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, डिक्रीज होगी, ठीक है, ऑर्डर यही आएगा। अब मैम पोलर एप्रोटिक में क्या होगा? पोलर, ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रही हूँ एक एक चीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे निकालोगे? बेटा कंफ्यूज हो जाओगे कोमल, है ना बेटा। न्यूक्लियोफिलिसिटी को आप जनरली मैं जैसे मैं करती हूँ और मैं बच्चों को ये बोलती हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी को आप पोलराइजेबिलिटी से कंपेयर करो। जिसकी पोलराइजिंग पावर मतलब ज्यादा है, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। अब मैं आपको सोलवेंट का इफेक्ट बता रही हूँ। पोलर प्रोटिक में आपने वही ऑर्डर पढ़ा है जो मैंने उसमें बताया है, अभी जस्ट इसमें ये वाला बताया है। कहाँ गया, ये रहा डाउन द ग्रुप लेकिन जब मैं पोलर ए प्रोटिक की बात करूंगी तो कुछ अलग आप देखने को मिलेगा आप लोगों को। ध्यान से सुनना, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट में NaOH जैसा कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो समझ जाना वो कैसा सोलवेंट है बच्चों, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट। अब मैं एक चीज बहुत ध्यान से बोलूं, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट में जो अनायंस की न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब है अगर NH और OH नहीं है तो मतलब वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप भी नहीं करेंगे, नहीं फंसाएंगे अपने जाल में, हाँ या ना? मतलब फ्री होंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। फ्री होंगे, यानी कि जो F नेगेटिव फंस रहा था पोलर प्रोटिक सोलवेंट में अब वो नहीं फंसेगा पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट में। तो इसलिए क्या होता है बच्चे, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट में ये ऑर्डर होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा, ऑर्डर होगा किसमें, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट में। फिर बोल रही हूँ ध्यान से, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी अनायंस की वो बहुत ज्यादा मतलब रिएक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है ए प्रोटिक सोलवेंट में। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? लेकिन जनरली जो हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का डाउन द ग्रुप, वो हम ये वाला ही पढ़ते हैं। बट अगर मान लो एग्जामिनर स्पेशली मेंशन करके दे भैया ए प्रोटिक की बात कर रही है, ए प्रोटिक की बात हो रही है, तो आप ये वाला लगा के आएंगे। तो मैम मतलब फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई ना। yes. अब जैसे मैं अगर मान लो ए प्रोटिक सोलवेंट का एग्जांपल दो, ये देखो CH3CN, तुम बताओ क्या ये पोलर पोलर प्रोटिक है? नहीं मैम, पोलर तो है क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन कहीं H नहीं है। इसको बोलते हैं हम एसीटोनाइट्राइल। एसीटोन सुना है नाम, पोलर तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी क्या है, पोलर ए प्रोटिक है, एसीटोन नाम है इसका। ठीक है, एक होता है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। मैम ये क्या नाम बता दिया आपने, पढ़ लो अभी थोड़े से हो जाओगे सिमिलर, बेसिकली इससे रूबरू हो जाओगे धीरे धीरे करके। ठीक है, DMF क्या होता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। मैं इसका नाम भी लिख दे रही हूँ। पोलैरिटी तो इसमें भी है लेकिन नाइट्रोजन के साथ कहीं H नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये भी क्या है, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, एक आता है आपका 18 क्राउन 6, नाम सुना है आपने 18 क्राउन 6?
सुना है कि नहीं? अरे तुम लोग एस ब्लॉक नहीं पढ़ के आए हो, नाम याद नहीं है? याद नहीं रहा मैम। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से इसने क्या किया बेसिकली, अगर मान लो तुम्हारा केएफ सॉल्वेंट है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, केएफ सॉल्वेंट है, तो इन ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो पॉजिटिव चार्ज को ट्रैप कर लेगा और इस एफ नेगेटिव को खाली छोड़ देगा। समझ रहे हो? तभी मैं बोल रही हूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है बढ़ जाती है, एफ नेगेटिव जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इस तरह से रिंग बनी होती है। बना दे रही हूँ मैं। मैम मेरा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं ये बोल रही हूँ, ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं हिमांशु 18 क्राउन 6। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, तुम्हारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास केएफ है सॉल्वेंट, है ना, 18 क्राउन 6 केएफ है, ध्यान से देखो, तो ये क्या करेगा, आपको पता है ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे क्या दिखा रहा है ऑक्सीजन है, 18 क्या है कार्बन। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, तो इसने क्या किया, इस के प्लस को अपने जाल में क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? तो अब के प्लस को ट्रैप कर लिया, एफ नेगेटिव तो फ्री बच गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ऐसा नहीं है कि इसके जाल में कोई भी फंस जाएगा, इनकी जो कैविटी का साइज होता है ना वो इस तरह से होता है कि कौन उसके अंदर फंस सकता है। ये आप एस ब्लॉक में पढ़ते हो, अगर थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का याद आ रहा हो, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ किस तरह से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एफ नेगेटिव की सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, फिर सीएन नेगेटिव की, फिर बीआर नेगेटिव की, और फिर आई नेगेटिव। ठीक है, ये मैं कुछ, ये वाला टॉपिक थोड़ा रिपीट कर दो। हाँ मैं ये वाला रिपीट कर दूं, अभी सर का बेटा कॉल आया था। रिकॉर्डिंग देखियो अब मैं 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ। सिंपल मैं ये कह नहीं, रही सर हूँ का कि कॉल आ गया था ना, तो बेटा मैं ये कह रही हूँ कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो ये आपका पॉजिटिव आयन है वो क्या हो जाता है, इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से जो एफ नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बढ़ जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो वो एफ को तो नहीं खींच सकता, क्योंकि दोनों पे क्या है, इलेक्ट्रो डेंसिटी रिपल्शन हो जाएगी, तो वो किसी पॉजिटिव चार्ज को ही खींचेगा ना। ठीक है, तो ये कुछ फेमस हैं आपके, एसीटोनाइट्राइल, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। जैसे मेरे पास एक पेज भी था, हाँ ये रहा, ये देखो, ये फ्यूचर में काम आएगा बेटा। सबको दिख रहा है? ये यहाँ पे सॉल्वेंट लिखे हुए हैं, पोलर, नॉन पोलर, पोर्टिक, एप्रोटिक, सिर्फ एक बार देख लेना इसको। ठीक है, काम आएगा ये फ्यूचर में तुम्हारे। ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, डीएमएसओ जिसको बोलते हैं, ये ईथर है तुम्हारा, बेंजीन है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल एसीटामाइड। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए करो, हालांकि आपको रटना नहीं है, धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी बच्चे। ठीक है, चलो और देखें, थोड़ा सा लिविंग ग्रुप के बारे में बात कर ले। यस। देखो लिविंग ग्रुप के कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखो। जो आपके वीकर बेस होंगे वो क्या होंगे, आपके बेटर लिविंग ग्रुप होंगे। लिख लो इन पॉइंट्स को, अभी मैं समझा भी दूंगी। वीकर बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। उसके बाद लिखो मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लिखो बच्चों, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विल बी द बेटर लिविंग ग्रुप। याद करो, ये तो मैंने बताया भी था, क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है थ्रू एनी फैक्टर तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। याद आ रहा है? आज ये छोटी छोटी चीजों को पढ़ना, क्योंकि यही क्वेश्चन मिला। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, 15 क्वेश्चन लाई हूं मैं तुम लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखो वीकर द कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड। अगर कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड वीक है तो वो क्या होगा, बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप। ऑब्वियस ही बात है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है तो फटाफट टूटेगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आई नेगेटिव
बी आर नेगेटिव। मान लो एक्स तुम्हारा आई है, तो अब तुम खुद ही बता दो कौन ज्यादा अच्छा होगा लिविंग ग्रुप। मैम ये वाला होगा आयोडीन। ठीक है। एक तो ये हो गया, एक फेमस ये वाला है जो बहुत काम आता है, एक है ये CF3, ध्यान से देखना जो लिख रही हूँ। एक है RCO नेगेटिव, एक है ये, एक है ये। तुम बताओ कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। OH नेगेटिव में तो नहीं हो रहा है ना मैम। मैम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मैम ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। एक तो फ्लोरीन लगा हुआ है, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। मैम इसमें क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, जबकि यहाँ कार्बन पे जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होगा? Yes, ma'am. ये बहुत काम आएंगे तुम्हारे, बहुत। ये मैं आज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अपना कल से ना मेन वाला स्टार्ट होने वाला है। हाँ गायत्री, मैम पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। क्या दिखाऊं? मैम बेंजीन वाला भी तो शो करेगा, ये क्यों नहीं मैम आ रहा? पीछे वाली स्लाइड। हाँ प्रियांशु बोल बेटा। मैम बेंजीन वाला भी तो स्टेबलाइज शो करना, फिर मैम ये क्यों नहीं है लिविंग ग्रुप? अच्छा बता रही हूँ बेटा, जब ये रेजोनेंस करेगा, इधर देखना बताया भी था मैंने कल, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जबकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो किस पे आना चाहेगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? ऑक्सीजन पे मैम। तो बस इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबलाइज वाला आयन है। ठीक है, एक देखो मैं ये बना रही हूँ, अगर आपसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑर्डर पूछता वो भी सेम होता। यहाँ पे CH3 लगा। अब आप मुझे बता सकते हो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? बता सकते हो कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? देख लो नेगेटिव चार्ज किसमें सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है। ए वाले में, क्योंकि यहाँ पे -M और -I से स्टेबलाइज कर रहा है, ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है +I और +H से। बस अभी आपको ना अब आसानी होगी समझने में चीजें, क्योंकि मैंने छोटी छोटी पहले बता दी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, मैं आप कहीं पे बोलूंगी भाई ये अच्छा बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, तो मुझे वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी, अंदर तक नहीं जाना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे होता है। अब आपने मोटा मोटा पढ़ लिया है, तो आज वो मोटे मोटे वाली क्लास थी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैम जितना कराया है आप प्लीज उसके रिलेटेड क्वेश्चन करा दो, भला हो जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लाई हूँ कुछ। अरे कहाँ गया, ओ शिट, डिलीट हो गया, वो एक था वो डिलीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। जैसे ये वाला देखो, तुम्हें जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोक्साइड। सबको दिख रहा है? जितना मैंने अब तक पढ़ाया है ना, वो सारे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हालांकि जेई मेंस के हैं, बट ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा इसमें। पहले सोच समझ के आंसर दो, पहले तुम अपनी तरफ से ऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स लगाओ जितने मैंने सिखाए हैं जीओसी में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द एल्कोक्साइड इज, ये जितने भी हैं वो सारे एल्कोक्साइड हैं। सोचो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखो सब में O पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि आपको ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? या दिमाग आज बंद कर रखा है बिल्कुल? करो, गलत शलत कुछ तो बताना मेरे को, है ना। डी ऑप्शन, डी अभी मैम पॉल बी बोल, डी भी बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं। ओके, जिन्होंने बी बोला है, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई बी? देखो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। डीलोकलाइजेशन होगा ना, हम उस नेगेटिव चार्ज माइनस ओ मतलब माइनस आई वाला ग्रुप भी होगा। हाँ मनीषा और साक्षी तुम बीच में बोल रहे थे, बताओ क्या कहना चाहती हो? मैम रेजोनेंस हो रहा है सी वाले में, मैम नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। इसमें नहीं हो रहा?
बस हो गया, ये इतना ही कंसेप्ट पता था। आ जाओ इधर। मैम इसका ये ऑप्शन है क्या? ए यस मैम। नहीं भाई, ए तो किसी भी हाल में नहीं है, ए तो सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे। बल्कि ग्रुप, अरे बल्कि ग्रुप, बैक भाई तुम क्या लगा रहे हो? बेटा बल्कि ग्रुप कहाँ से आ गया इसमें? आगे के ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये NO2 इस नेगेटिव चार्ज को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है? -I से कर रहा है। बस यहाँ पे रेजोनेंस तो दिख नहीं रही है तुम्हें, है ना? इसमें क्या हो रही है? इसमें रेजोनेंस तो हो रही है, लेकिन जो ये NO2 है ये सिर्फ -I से स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि NO2 की साइड से कोई रेजोनेंस नहीं आ रही है ना। बेटा देखो, ऑर्गेनिक में ना कंसेप्ट बहुत सारे सिखा दिए मैंने आप लोगों को, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि लगाना क्या कंसेप्ट है ना। यहाँ से आपसे आपसे स्टेबिलिटी पूछे, कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी चीज की बात नहीं हो रही। तो स्टेबिलिटी में तो अब आप पढ़ के ना, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में अपन ने सारे यही तो पढ़े हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखो NO2 भैया रेजोनेंस -R इफेक्ट से भी स्टेबलाइज हो रहा है और -I से भी हो रहा है। तो कौन से वाला जीत गया? सी वाला, सी वाला और फिर ए वाला। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब आपके आगे मैं बना देती हूँ अलग से, लो। एक तो ये है तुम्हारे पास, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब पता होना चाहिए तुम लोगों को। ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप नहीं पूछ रहा है वो यहाँ पे। न्यूक्लियोफिलिसिटी एक ये है और एक ये है। सोच के बताना कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है ये जितनी अच्छे से दे देगा, ये जितनी बढ़िया से कार्बन का अटैक करेगा, उतना अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। यही तो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी ना न्यूक्लियोफाइल की। तो अब देखो, सी ऑप्शन है। सी आ रहा है। सी तो कैसे ही बोल सकते हो तुम? वोटर, तुम तो ये बोल रहे हो सी में कि वोटर जो है वो ज्यादा है OH नेगेटिव से। ये तो सरासर गलत है भाई। फोर्थ इज ग्रेटर देन सेकंड होगा, या तो बी ऑप्शन होगा या डी होगा भाई। क्या आ रहा है तुम लोगों का, जल्दी बताओ। डी आ रहा है मैम डी। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो यही आएगा, इतने इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें अगर तुम देखो, जिसमें ये सबसे जल्दी देगा वो वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देखो दोनों में ही रेजोनेंस हो रही है, लेकिन सबसे बेटर इसमें हो रही है क्योंकि सल्फर के पास सेकेंडरी ऑर्बिटल होता है। तो भैया ये तो जल्दी जल्दी भागेगा, यानी कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। याद करो, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रही हूँ। तो यानी कि पहले फर्स्ट आ जाएगा, फिर थर्ड और सेकंड तो बाद में आएगा। क्लियर हुआ ये वाली चीज? मैम। हाँ मैम इसमें हम ऐसे नहीं देख सकते। आपने बोला था कि मैम ओपन नेगेटिव है तो सल्फर पे वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, तो बैक बॉन्डिंग होगी तो वो कम देगा इलेक्ट्रॉन और हाँ ऊपर वाला चलेगा। मैंने भी तो यही बोला, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जल्दी से जाना चाहेगा। और अगर जल्दी से जाना चाहेगा तो ये जो कार्बन जिस पे अटैक करना है उसको नहीं कर पाएगा, एज कंपेयर टू CH3CO नेगेटिव वाले से। ठीक है, हाँ यही सोचा था, यही बताया है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, जल्दी करो। बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। अब बेसिसिटी देखो, तुम लोग ना एक साथ सारे कंसेप्ट को मिक्स कर दोगे तो फिर मुश्किल लगेगी ऑर्गेनिक। बेसिसिटी का मतलब क्या है कि जो देने वाला है उसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना? बोलो हाँ या ना।
करवाए थे काफी सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन सा होगा बताओ। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कर सकते हो आराम से, जो कल कंसेप्ट कराया था, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है कुछ दिमाग में बच्चों? बेटा आप प्लीज एक्सप्लेनेशन दीजिए मेरे को। नितिका सी डी ऑप्शन कैसे बेटा? मैम बीच में जो NH2 है वो उसके पास लोन पेयर है और फिर वो रेजोनेंस भी शो कर सकता है। मैम इसका ए हो। ए तो नहीं है इसका। मैम जो कंपाउंड डी है ना वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हाँ, शो करती है। sp2 है तो इसको तो सबसे पीछे फेंकू ना मैं फिर, क्योंकि सबसे ज्यादा sp3 की होती है बेसिसिटी, फिर sp2 की, फिर sp वाले की, तो इसको तो सबसे बाद में फेंको, सेकंड वाला तो सबसे पीछे आएगा। यानी कि ऑप्शन बी या सी में से हो सकता है बच्चों, और यानी कि सेकंड के मैम बाद डी फर्स्ट होगा, आएगा, ये भी बता दिया डी इन्होंने। होगा मैम इसका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम फंसोगे, रुको मैं अलग से दिखाती हूँ। यहाँ पे तुम फंसोगे, मैं देखो बना के दिखा रही हूँ। एक तो ये है और एक ये है। यहाँ पे आपने पक्का ये सोचा होगा मैम ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है तो उसकी बेसिसिटी बढ़ा रहा है, बिल्कुल ठीक सोचा अगर ऐसा सोचा है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ओहो एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको बच्चे। ये जो है ये देखो रेजोनेंस में है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अभी मैंने बोला आप लोगों को, नेगेटिव चार्ज जिस पे आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बेसिसिटी उसकी ज्यादा होगी, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझे क्या बोला मैंने? यस मैम। डी वाला होगा या सी वाला होगा? एक मिनट मैम सी वाला होगा ना। सॉरी सी होगा सबसे ज्यादा, थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर फर्स्ट वाला, एंड लास्ट में आपका सेकंड वाला। ठीक है, ये तो आप बता सकते थे। देखो इसमें और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सेकंड और फर्स्ट, बस फंसोगे तो थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, और वो भी नहीं फंसना क्योंकि मैं ये कंसेप्ट ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ। पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, फिर देखनी है कहीं वो डीलोकलाइज तो नहीं हो रहा है। याद करो, अब ये डीलोकलाइज होने के बाद क्या कर रहा है, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 कर रहा है और नेगेटिव चार्ज ला रहा है, तो वो जल्दी देगा अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए। करवाया था ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन कराती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो कौन सा साइट सबसे ज्यादा ससेप्टिबल होगा फॉर बॉन्ड क्लीवेज? मैम ये क्या दे दिया आपने? कोई नहीं, हो जाएगा। अगर H+ के साथ रिएक्शन करा रही हूं मैं, डरना नहीं है, हैबिट डालो अच्छे क्वेश्चंस करने की, है ना। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो आपको साइट भी दिए हुए हैं, मान लो H+ के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, अब आपसे पूछे कि कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा। नींद आ रही है? सो जा बेटा। अगर तेरे को इसमें नींद आ रही है ना, बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ। बेसिक नहीं बताना है। अरे बच्चे बेसिक की बात ही नहीं हो रही है, बेसिक की बात ही नहीं हो रही है। वो ये पूछ रहे हैं कि मोस्ट ससेप्टिबल साइट कौन सी होगी बॉन्ड क्लीवेज, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करवाओगे। अरे इधर आओ तुम लोग, इधर आओ। H+ का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? कि ऑक्सीजन अटैक मारेगा H+ पे, हाँ या ना? ऐसे ये वाला ऑक्सीजन भी जाएगा? बताओ हाँ या ना? यस मैम। आज पता चल गया होगा असली ऑर्गेनिक क्या है ना? सभी के मुंह बंद हो रखे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इस पे आएगा और इस पे आएगा। अब आपको बताना है कि आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करवा के आपको कौन सा बॉन्ड क्लीव करवाओगे। O2 और C3 करवाओगे, यानी कि ये वाला कराओगे, 5 और 6 वाला कराओगे, या आप कराओगे 4 और 5 वाला? 5 और 6 वाला। 5 और 6 वाला किसने बताया? मैंने मैम। क्यों? क्योंकि वो वायर है, जल्दी निकल जाएगा, ब्रेक बॉन्ड हो जाएगी। है
कुछ भी बोल रहे हो भाई, ऑर्गेनिक की बेइज्जती तो मत करो तुम लोग प्लीज। हाँ जी देखो, अरे कुछ नहीं है, बॉन्ड ब्रेक करवाना है ना, करवा के देख लो, इधर देखना। जैसे आप 5-6 के बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे ऐसे ही करवाओगे, क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइज करना है आप लोगों को, ठीक है, हाँ या ना। तो जब आप ऐसे ब्रेक कराओगे तो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो अगर 4 और 5 वाला करा रहे हो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब तुम खुद बताओ कौन से वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। मैम 4 वाला ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी है, और ये CH3 है। तो यहाँ पे 4 और 5 वाला जो है कहाँ गया, C4O5 वाला क्लीव होगा। ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये तो बेचारे H+ पे अटैक करने से पहले ही रेजोनेंस में चला जाएगा, समझे। वो H+ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो इसको तो भूल जाओ कि 2 और 3 वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं होगा। कौन से वाला होगा, 4 और 5। जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। जो जिसको नींद आ रही है ऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ दो, और जिसको बोर मतलब ऐसा लग रहा है मैम ये क्या ही हो रहा है, इट मीन्स आप रिवाइज नहीं करते हो। ये वाला आप खुद करोगे। लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन सा है, बस ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ये जो मेन स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए। वो थोड़े से बोलते हैं ना क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप था, तो वो मैंने आप लोगों को करा दिया। ये बाकी बहुत इजी है, कर लोगे इसको। मैम ये सारे नीट के या फिर जेई के मैम? जेई नीट दोनों के हैं, ठीक है। इसमें ये चेंज कर लेना एक्चुअली ना, ये इस तरह से आएगा कि ये है और ये है, ये चेंज कर लेना, थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है। ओके, एक पॉइंट ना ऐड कर लेना बच्चों अपने नोट्स में। क्या, चलो पहले आप खुद करो तब मैं बताऊंगी आप कितना समझते हो। सारा मैं ही करा दूंगी, मतलब आप अपने टाइम अपने साइड से एफर्ट ही नहीं मार रहे हो। आप करो, मैं देखती हूँ कितना करके आते हो। ये क्वेश्चन मेरे को आज रात तक करके भेजना, ठीक है। इसके आंसर्स नहीं लिखे हुए मैंने पीछे, मुझे करके बताना कि कितना आप लोगों को आता है। और ये सारे बेसिक है, जो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप थे वो मैंने ये करवा दिया आपको स्टार्टिंग में, यही 3 में थोड़ा था, ठीक है। अब ये खुद करना आप लोगों को। यस मैम।